गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आप लोगों को अध्याय 2 वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरी पहली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं और पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अध्याय 2 वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। जब ये अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा ना, पहले और दूसरे चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी, फिर आप लोग बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ऐसा इसमें कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगी जो समझ नहीं आया होगा। अगर नहीं समझ आया गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसे दोबारा भी आप लोगों को बता दूँगी। तो वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण, तो इसमें कहा गया कि सभ्यता से पूर्व बिफोर सिविलाइजेशन आदि मानव पशुओं की भांति जंगलों में रहा करता था। यहाँ ऊपर में यही कहा गया है कि आदिम मानव क्या था, वो जंगलों में रहता था। पशुओं को मारता था, उनको खाता था, उनके खाल को अपना वस्त्र बना लेता था। पौधों से क्या करता था, फल को खाता था, उनके पत्तों को अपना वस्त्र बना लेता था। वृक्षों की छालों को अपना वस्त्र बना लेता था, उन्हीं को खाता था, उन्हीं को पहनता था। उसे और उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उसे वस्त्र का ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे उसे क्या हुआ, ज्ञान होने लगा वस्त्र बुनने का। ये ज्ञान उसे आया तो आया कैसे, तो प्रकृति को देख के, नेचर से ही उसने सीखा कि वस्त्र बुने कैसे जाते हैं। उसने देखा चिड़ियाँ अपना घोंसला कैसे बुनती हैं। उसने देखा खाल के, अगर हम इनको मार के खा रहे हैं और इनके अंदर जो फाइबर है, रेसे रोए हैं, अगर हम उनको पहन रहे हैं तो उससे हमको आराम मिल रहा है, तो क्या हम इसे बुन कर नहीं पहन सकते। तो उनको ये दिमाग में उनकी चीज़ आई कहाँ से, बुनने की कला। तो वो ये कलाएं जो है प्रकृति से ही सीखा, लताओं से सीखा, घोंसलों के निर्माण करने की प्रक्रिया से सीखा, पशुओं की खाल को यूज़ करने से, उसके बाद उससे मिलने वाले उनको आराम से उन्होंने सीखा। तो ये चीज़ ऊपर में कही गई है। आगे लिखा है कि 20वीं शताब्दी से पूर्व मानव रेशों का ज्ञान उसे नहीं था। 20वीं शताब्दी से पूर्व मानवकृत रेशों का, इन 19वीं शताब्दी तक वो क्या करता था, प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करता था। और 20वीं शताब्दी, इसमें लिया कि 19वीं शताब्दी है, उसे पूर्व रेशों का ज्ञान नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी में उसे क्या हुआ, एक क्रांति आ गई और उसे रासायनिक रेशों, मानवकृत रेशे, मैनमेड फाइबर का ज्ञान हुआ कि तत्वों से कैसे रेशे बनाए जाते हैं। और इन तत्वों के रेशों की एक विशेषताएं ये भी है कि जो मैनमेड फाइबर होते हैं ना, इनमें प्राकृतिक रेशों की अनिवार्यता नहीं है। ये नहीं कि अगर रेशे बनाएंगे तो इसमें हमें प्राकृतिक रेशे जैसे कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कपोक हो गया, रेशम हो गया आदि, इन सभी को मतलब मिक्स करके या मिला करके बनाना जरूरी नहीं है। ये रेशे तत्वों से बनाए जाते थे। तत्व का मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। इन तत्वों से वस्त्रों को बनाते थे, इसलिए इसे मानवकृत रेशा कहते हैं। फिर यही दिया है कि प्रारंभ में वस्त्र निर्माण लगभग सभी प्रक्रिया मनुष्य हाथों से करता था। पहले हाथों से करता था, कोय निकालता था कपास से, कोय जब पक जाते थे, कोय मीन्स फल है, कपास का फल जब पक जाता था तो उनको बीज से रेसे अलग करता था। और बीज से रेसे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आप हमको बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और उसके बाद ये पोनी बनाता था, और पोनी बनाने को क्या कहते हैं ये भी आप हमको बताइएगा। कोई टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर बताई हैं, और आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें हमको बताएंगे। फिर दिया ना कि पहले मनुष्य हाथों से वस्त्र बनाता था, उसके बाद क्या हुआ, जुलाहे वस्त्र बनाने लगे। और यहाँ पे दिया पोनी से सूत की कताई होती थी, तब कहीं जाकर जुलाहे उनसे वस्त्र बना पाते थे। हाथ से बने वस्त्र महंगे होते हैं, सिंपल सी बात है, जिसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा और धन ज़्यादा लगेगा, तो वो चीज़ें महंगी होगी। तो यही बात है कि वो क्या होते थे, वो वस्त्र महंगे होते थे। और अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, वस्त्र विज्ञान में एक औद्योगिकीकरण आ गया है। 20वीं शताब्दी में कहा गया ना, 20वीं शताब्दी में क्रांति आ गई, तो एक औद्योगिकीकरण आ गया। और औद्योगिकीकरण का मतलब क्या है, जहाँ पे कम मजदूर का प्रयोग और हर काम मशीनों द्वारा किया जाना। जब कोई काम मशीन से होगा तो जहाँ 4 मजदूर एक काम को 4 दिन में करते थे, वही मशीन उसी काम को, उतने ही काम को 1 घंटे में करके रख देती है। तो उससे क्या होता है, औद्योगिकीकरण कहते हैं। और इसका इसका फलता ही मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला, तो ये क्या हुआ, आज वस्त्र खासकर मानवकृत वस्त्र पहले की अपेक्षा अधिक सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत, कोमल, चमकदार एवं आकर्षण होते हैं। सिंपल सी बात है, जब इनसे वस्त्र बनाए जाएंगे तो इंसान अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। उनमें चमक बढ़ानी है तो चमक बढ़ा देगा, ज़्यादा मजबूत रेशा बनाना है तो वो बना देगा, सुंदर बनाना है तो वो भी कर देगा, क्योंकि वो मानव के ऊपर डिपेंड है, उसे कैसे खास बनाए। तो यही ऊपर में यही चीज़ें बताई गई हैं।
अगला पॉइंट है रेशे या तंतु। वस्त्र निर्माण की जो मूलभूत इकाई होती है, वस्त्र की जो लघुत्तम इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं, या तंतु कहते हैं, या फाइबर कहते हैं। उसके बाद है इसके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं है। जब लघुत्तम इकाई है, जैसे होता है ना प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। वैसे ही क्या हो गया, इनकी लघुत्तम इकाई है। जैसे कोशिका होती है ना शरीर की, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, कोई एक ऑर्गन बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और पूरी बॉडी बन जाती है। वैसे ही है फाइबर है, फाइबर से पहले रेशा है, रेशे की बुनाई की गई, धागा बना, धागे से वस्त्र बना जो पहनने योग्य नहीं था, ग्रे गुड्स था, ग्रे गुड्स पे परिसज्जा की गई तो वो क्या बना? पहनने योग्य वस्त्र बना। तो वही चीज़ कही है कि वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई क्या है? तो रेशा है। इसके बिना वस्त्र निर्माण नहीं हो सकता। प्रकृति में अनेकों प्रकार के रेशे विद्यमान हैं। सही बात है। प्राकृतिक रेशे हैं, खनिज रेशे हैं, जांतव रेशे हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे विद्यमान हैं, परंतु सभी रेशों से वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं। जैसे जूट है, देखिए मोटा होता है, उसमें चमक तो बहुत ज़्यादा है, कॉटन से भी ज़्यादा है, लेकिन क्या उससे वस्त्र बनते नहीं? उससे मोटी चीज़ें बनती हैं, जैसे दरी हो गया, टाट हो गया, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। तो सबसे वस्त्र बनाना आसान नहीं है, सबसे वस्त्र बनाना संभव नहीं। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे, परंतु इनसे वस्त्र बनाना संभव नहीं, क्योंकि रेशों में वे सारे गुण, क्योंकि सारे गुण होने चाहिए। रेशों में जो निम्नलिखित दिया हुआ है, ये सारे जिन रेशों में गुण रहेंगे उन्हीं से वस्त्र बनेंगे। मैंने आपको भी बताया कि जूट से वस्त्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनमें क्या होती है? सटने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कॉटन के रेशे में सटने की क्षमता होती है, बंधन क्षमता, वैसे उस रेशे में नहीं होती, इसलिए उससे वस्त्र नहीं बनाते। उससे मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे टाट, दरी, चटाई, ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वही चीज़ कहा गया, तो निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता के लिए उसमें किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता के लिए उसमें चमक होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, टिकाऊपन होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, और निम्नलिखित बहुत सारे गुण हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बता देती हूँ। पहला क्या होना चाहिए? रेशों में पर्याप्त मजबूती का गुण होना चाहिए। दूसरा क्या दिया? संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए। रेशे की एक प्रॉपर लंबाई होनी चाहिए। जो रेशे लंबे होते हैं ना, उनको बटना आसान होता है, छोटे रेशों को बटना मुश्किल होता है। फिर लचीलापन, रेशे लचीलेपन होना चाहिए। ऐसे रेशे नहीं चाहिए कि एकदम कड़क होनी चाहिए, जिसको अगर आपने बटाई करना चाहिए रेशे टूट जाए। जितना लचीला रेशा रहेगा उतने अच्छे से धागे बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अगला दिया प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। बंधन क्षमता होनी चाहिए। कोमलता एवं सूक्ष्मता, रेशम कोमल होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। फाइन महीन रेशे अच्छे माने जाते हैं। नमी अवशोषकता की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा कपड़ा ना हो कि जिसे आप पहन लो तो आपकी नमी अवशोषित करने की बजाय और आपको गर्मी ही पैदा कर रहा है, मतलब ज़्यादा गर्म आपको कष्ट आपके शरीर को दे रहा है। ऐसे रेशों का उपयोग ज़्यादा अच्छा माना था जो आपके शरीर को आराम दे। रेशे में एक आराम मतलब चमक होनी चाहिए, और जो आँखों को अच्छी लगे, ऐसी चमक नहीं जो आँखों को तिछड़ लगे, जो आँखों को दिक्कत करे। समानता, रेशे समान होनी चाहिए। घनत्व होना चाहिए रेशों में, आपको घर्षण प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उन्हें अब्रेशन मतलब घर्षण सहने की रेशे में क्षमता होनी चाहिए। इसी क्षमता के कारण वस्त्र क्या होते हैं? जल्दी नहीं फटते हैं। विद्युत संवाहकता का गुण होना चाहिए रेशे में। अगर ये गुण नहीं होगा तो रेशे क्या होगा? रेशे में एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो ये विद्युत संवाहकता का गुण होना चाहिए रेशे में। एक अनम्यता, प्लेबिलिटी होनी चाहिए। ज्वलनशीलता रेशे में होनी चाहिए। गर्मा, एक गुण होता है ज्वलनशीलता। देखिए अगर आ जाएगा क्वेश्चन, समझेंगे ज्वलनशीलता का गुण रेशे में, मतलब हम अच्छा नहीं मानेंगे, कहेंगे रेशे में ज्वलनशीलता का गुण हो, लेकिन देखिए दिया कि निम्नलिखित गुण होने चाहिए रेशे में। गर्माहट का गुण होना चाहिए। अगला है कीट, फफूंद, सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव उन पे कैसा पड़ता है, वो चीज़ है। फिर शोधक पदार्थों, साबुन का रेशों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है रेशों पे, इत्यादि। जिन रेशों में इत्यादि मतलब उपरोक्त जितनी विशेषताएं होंगी तो रेशे क्या होंगे? वो रेशे अच्छे माने जाते हैं। आगे दिया हुआ है बच्चों, रेशों के उपरोक्त सभी गुणों के आधार पर ही वस्त्र निर्माण की सफलता आधारित है। कौन कौन से गुण होने चाहिए रेशों में बंधन क्षमता होनी चाहिए। रेशों में मजबूती होनी चाहिए। रेशों में संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए। रेशों में प्रतिस्कंदता का गुण, बंधन क्षमता, नमी अवशोषक, चमक, समानता, घनत्व, नम्यता, ज्वलनशीलता, गर्माहट का गुण, कीट फफूंद को सहने प्रभाव को सहने की क्षमता, साबुन के प्रभाव को सहने की क्षमता, और ताप के प्रभाव को सहने की क्षमता, इत्यादि गुण होने चाहिए।
फिर दिखा है कपास के रेशे से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ये तो सबको भी पता है कि कपास के रेशे से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र प्रत्येक घर में उपलब्ध रहते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ते, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर होता है। इनकी कार्य क्षमता भी अद्वितीय थी। मतलब ये सूती वस्त्र की यहाँ तारीफ की गई कि जो सूती वस्त्र कैसा होता है, तो वो सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, प्रत्येक व्यक्ति इसको इसको ले सकता है, अफोर्डेबल होता है। और इससे क्या होता है, वस्त्र अच्छे बनते हैं जो आपके शरीर को आराम देते हैं। इसकी बराबरी कोई वस्त्र नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। वही रेशमी वस्त्र महंगे होते हैं, इनकी उपलब्धता काफ़ी कम होती है, जिससे कारण या कुछ ही घरों या उत्तम उच्च आय के व्यक्तियों के लिए होते हैं। वस्त्रोपयोगी रेशों में निम्नलिखित अवश्य गुणों का होना अनिवार्य है। उसी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। पर्याप्त मजबूती, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्याप्त मजबूती। रेशे में क्या होना चाहिए, आपने आगे पढ़ा था, पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। अगर उसमें पर्याप्त मजबूती रहेगी तभी रेशा क्या करेगा, खिंचाव और तनाव को सहन कर सकेगा। अगर इसके अंदर ये गुण नहीं रहेगी तो अगर रेशे को धागे बटने के लिए तैयार ट्विस्ट किया जाएगा और उसको, तो अगर उसके अंदर ये क्षमता नहीं रहेगी तो रेशा टूट जाएगा। और जो रेशे बार बार टूटते हैं उनमें ऐंठन देने में परेशानी होगी, फिर ऐसे धागे का निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही इस चीज़ इसमें यहाँ आगे कहा गया है और लिखा गया कि रेशों या धागों द्वारा तनाव, खिंचाव, दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता या शक्ति को ही क्या कहते हैं, तनाव शक्ति या तनाव सामर्थ्य कहते हैं। तनाव सामर्थ्य किसे कहते हैं, जिन रेशों में या धागों में तनाव को, खिंचाव को, दबाव को और झटकों को सहने की क्षमता होती है, उन्हीं रेशों को क्या कहते हैं, तनाव शक्ति कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, तनाव शक्ति कहते हैं या तनाव क्षमता कहते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ। तनाव सामर्थ्य एक रेशे की टूटने की क्षमता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेशे की टूटने की क्षमता को क्या कहते हैं। अगर आप में आ गया तनाव सामर्थ्य कहते हैं, प्रतिस्कंदता कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, लचीलापन कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तनाव सामर्थ्य कहते हैं। एक रेशे की टूटने की क्षमता को क्या कहते हैं, तनाव सामर्थ्य कहते हैं। अगला पॉइंट है वस्त्र निर्माण करने से पूर्व तनाव सामर्थ्य को जानना आवश्यक है। जब वस्त्र बनाए जाते हैं उसके पहले धागों के तनाव सामर्थ्य को जाना जाता है। उसके लिए एक मशीन का, फैक्ट्री में क्या कहता है, एक विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जो इस गुण को बताती है। और मशीन से रेशे या धागों को खींचा जाता है। खींचने पर जिस बिंदु पर टूटते हैं, जिस बिंदु पर रेशे या धागे टूट जाते हैं, वही उसका तनाव सामर्थ्य कहलाता है। और ये कहाँ पे क्या आता है, ये क्रिया धागों की मजबूती देखने के लिए तो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें विशेष प्रकार की मशीन लगी होती है वहाँ पे। और जिस बिंदु पर रेशे या धागे टूट जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तनाव सामर्थ्य कहते हैं। और इसकी परिभाषा दी हुई, तनाव सामर्थ्य बराबर क्या होता है, टूट का भार प्रति यूनिट लंबाई का भार। प्रति यूनिट में धागा उस मशीन पर रखने पर, खींचने पर कितनी बार टूटता है, मतलब प्रति यूनिट लंबाई हो गई और उस मशीन पे लगाया और खींचा गया, तो इतनी लंबाई में धागा कितनी बार, अगर इतनी लंबाई में धागा एक बार नहीं टूटता मतलब उसकी तनाव सामर्थ्य अच्छा। अगर धागा कई जगह से टूट जाता है मतलब उसका तनाव सामर्थ्य कम है। मतलब बस यही कहना चाह रहा है। और तनाव सामर्थ्य की इकाई क्या होती है, तो प्रति ग्राम प्रति डेनियर होती है। तनाव सामर्थ्य की इकाई क्या होती है, तनाव सामर्थ्य इकाई ग्राम प्रति डेनियर होती है। परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता कि हमेशा केवल मजबूत धागे से मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं, निर्मल वस्त्र से ही बनाए जाते हैं। ये बात तो सही है, हर चीज़ का अपवाद होता है। अगला है संतोषजनक लंबाई, नंबर 2। वस्त्रोपयोगी वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में संतोषजनक क्या होनी चाहिए, लंबाई का रहना नितांत आवश्यक है। सिंपल सी बात है, लंबे रेशे से ना वस्त्र अच्छे उच्च कोटि के वस्त्र जो होते हैं फिलामेंट से बनाए जाते हैं। लेकिन स्टेपल से, एक कॉटन ऐसा है जो स्टेपल से भी अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं। लंबे तंतु से मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, आकर्षक, चिकने एवं उत्तम कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। और छोटे रेशे से क्या हो, छोटे रेशे से